अब एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड पार्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा, थोड़ा छोटा होगा पिछले वाले से। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन पढ़ते हैं। देखिए तो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आपको पहले पढ़ाया है। ये बॉडी कहाँ पे सिचुएटेड है, किस डिपार्टमेंट में सिचुएटेड है, क्या काम है इसका, फंक्शन एग्जाम में पूछ दे तो कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एट द सेम टाइम एजुकेशन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर में एजुकेशन, फिशरीज में एजुकेशन, एनिमल साइंसेज में, इंटायर कंट्री में ये काम करेगा ऐसा। तो क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में हाइब्रिड वेराइटीज़ वगैरह कहाँ से अप्रूवल हो रही है, तो देखिए कौन निकाल रहा है, तो यही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का योगदान है कि इंडिया में 172 न्यू वेराइटीज़ या हाइब्रिड्स आए हैं फील्ड क्रॉप के, और 75 हॉर्टिकल्चर क्रॉप के आए हैं, जिनको कि अक्टूबर 2020 तक नोटिफाई किया गया है, एंड दैट टू ड्यूरिंग द करेंट ईयर। पिछले साल की बात हो रही है, एक साल में 172 न्यू वेराइटीज़ आए हाइब्रिड या फिर न्यू वेराइटीज़। इसके लिए मई 2014 से नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम चल रहा है, उसकी लीडरशिप ICAR ले रहा है, और 1400 से ऊपर वेराइटीज़ डिफरेंट फील्ड क्रॉप के यहाँ पे उन्होंने रिलीज़ किए हैं। ये आपको एक भी याद चीज़ें रखनी नहीं है, ओवरऑल ये समझना है कि ICAR क्या कर रहा है। साथ ही साथ बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ भी ला रहा है, जिसमें कि मान लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा विटामिन आपको मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल जाए। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी ला रहा है, ताकि कंट्री में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रहे, लोग चावल भी खाएं तो उनको अलग से एक्स्ट्रा विटामिन मिल जाए, मिनरल मिल जाए, राइट। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ कितनी 71 हो गए टोटल। खैर इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, यही ICAR ने डेवलप किया है 60 लोकेशन स्पेसिफिक कॉस्ट इफेक्टिव इको फ्रेंडली सोशली एक्सेप्टेबल मल्टी एंटरप्राइज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जहाँ पे सब कुछ इंटीग्रेट करके किया जाएगा, ऐसे उन्होंने मॉडल बनाए हैं। वहाँ पे फार्मर भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो उनका जो फार्मिंग में रिस्क होता है वो रिड्यूस होगा। एक ही जगह पे सारा स्टेक नहीं लगाना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनसे लाइवलीहुड उनका सिक्योर होगा। खास करके ये पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पे फोकस करना है। बायो इंटेंसिव क्या होता है, मतलब कि कम एरिया में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाएं, तो बायो इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम अपना के प्रोडक्टिविटी हायर करके और डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये सारा जो है ICAR कर रहा है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे डेवलप की है, एग्री वोल्टेइक सिस्टम। ये क्या है एग्री वोल्टेइक सिस्टम? जो क्रॉप लगा रहेगा ना, मेड़ लगी रहेगी, उसके बीच में ये क्या करेंगे, इंटर स्पेस एरिया ऑफ क्रॉप टू हार्वेस्ट रेन वाटर फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल। क्या करेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा मेड़ लगा हुआ, तो बीच में क्या करेंगे, फोटोवोल्टेइक सेल लगा देंगे, उसका सोलर पैनल रहेगा। एक तो वहाँ से बिजली बनेगी, बिजली बनी, लेकिन सोलर पैनल पे पानी गिरेगा और फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे उससे, तो उससे क्या होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी सस्टेनेबल, रिन्यूएबल। तो इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग व्हाट, एक तो इंडिया ने 100 गीगावाट का प्रॉमिस किया हुआ INDC में, वो भी फुलफिल होगा सोलर पावर वाला। साथ ही साथ डबलिंग फार्मर इनकम भी अचीव होगा, पानी का भी वहाँ पे कंजर्वेशन होगा। ये सारी चीज़ें कौन करा रहा है, ICAR करा रहा है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर। फोटोवोल्टेइक एग्रीवोल्टेइक सिस्टम को आप समझ लें किसके एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम में हो सकता पूछ दें। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट रेजिलियंट होनी चाहिए, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर रहा है ICAR, क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज ला रहा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। देख रहे हैं 446 विलेजेस में इन्होंने लाया है, 300 कस्टर विलेजेस में ये सारे काम कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल का। ये सारा काम जो चल रहा है ICAR के थ्रू चल रहा है। एनिमल्स वेयर कवर्ड अंडर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज मॉड्यूल फॉर वैक्सीनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन फीड सप्लीमेंटेशन। ये सारा कुछ जो है कृषि विज्ञान केंद्र करवा रहा है KV के। इसके लिए उन्होंने 1644 ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाए हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे। ओके डन। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों पे फोकस ना करें, सुन लें और समझ लें कि एप्लीकेशन क्या है किस किस ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ मैकेनाइजेशन एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। आपको पता है कि क्रॉप रेसिड्यू हो जाता है तो उसके लिए फार्म मैकेनाइजेशन करनी पड़ती है उसको हटाने के लिए। खास करके ये करना है कि स्टबल बर्निंग कम हो, तो इक्विपमेंट और मशीन जो है इक्विपमेंट और मशीन जो है फार्मर्स को ज़्यादा देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो एक पराली जलाएंगे, कंबाइन हार्वेस्टिंग उसके पास नहीं होगी। तो इसके लिए फार्मर्स को इक्विपमेंट और मशीन जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हायरिंग बेसिस पे दी जाती है ना। इतने इतने देखिए किए जा चुके हैं पंजाब, हरियाणा और UP में। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? हाँ,
रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी और शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी क्यों कर रहे हैं ये? पैडी क्या होती है कि जब खेतों में आप लगा देते हैं तो लंबे टाइम तक अगर लगी रहे और फिर गेहूं का मौसम आ गया फट से लगाना, तो पैडी का क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है पूरा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जल्दी से लगाएं, सॉ करें, जल्दी से हार्वेस्ट कर लें, तो फिर आप उसको आराम से सड़ने गलने दे सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, गेहूँ लगाने की जल्दी नहीं है तो आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कर रहे हैं ना, लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी जो है ना क्रॉप की, पैडी की खास करके, उसको शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी से लेकर आ रहे हैं। इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देख लीजिए जो पैडी का एरिया है वो भी कम हो रहा है। पैडी की जगह कुछ और दूसरा क्रॉप लगा दीजिए जिसको पराली जलाने की जरूरत ना पड़े। ओवरऑल देखिए इम्पैक्ट क्या है, क्रॉप बर्निंग इवेंट्स इन द स्टेट्स रिड्यूस फ्रॉम, इतना क्रॉप बर्निंग जो है इवेंट्स हो रहे थे उससे रिड्यूस होकर देखिए कितना हो गया, हाफ हो गया है 2016 से 2019 के बीच में। हमें तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, बाकी इस विंटर में देखते हैं। रीचिंग टू द फार्मर्स एंड यूथ विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो यूथ को भी जानते हैं कि आपको देना पड़ता है, कौन सारे काम कर रहे हैं यूथ को, टेक्नोलॉजी और नॉलेज कौन दे रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र दे रहा है, राइट। प्रोवाइडेड डिमांड ड्राइवन सर्विसेज, कि जहाँ पे डिमांड हो वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं और साथ ही साथ फार्मर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट थिंग टू नो। नाउ कम टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री पहले ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ था, उसको काफ़ी पहले 90s में सेपरेट कर दिया गया था। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंडिंग 2018-19, मतलब 14 से शुरू करिए 19 तक चलिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं लगातार। एनुअल ग्रोथ रेट उनका कितना हो रहा है, 9.99%, ऑलमोस्ट 10%। बाकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ एवरेज हो रही थी 3.12%, फूड प्रोसेसिंग का अलग से ग्रोथ हो रहा है 9.99%, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का देखिए 8.25% हो रहा है, ये सब डेटा आपको याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ हो रहा है 8.25%, एग्रीकल्चर का हो रहा है 3.12% 5 years में, फूड प्रोसेसिंग का कितना हो रहा है 9.99%, कितना अच्छा है ना। कंपेयर टू, मैंने आपको पहले बोला था कि बेस प्राइसेस क्या लिए जा रहे हैं 2011-12 प्राइसेस। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ ऑल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एज मच एज 8.98% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के ही अंदर आता है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, सर्विसेज के अंदर तो आएगा नहीं, प्राइमरी के अंदर आएगा नहीं। 2018-19 में अगर बात करें तो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें 8.98 इसका अकेला कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, कंपेयर टू 2011-12 बेस प्राइसेस। अब ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ किस चीज़ का है, ग्रोथ ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन डिफरेंट सेक्टर। ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 2012-13 में, देख रहे हैं क्या स्टीप जा रहा है, जा रहा है, लेकिन फिर से गिर गया, तो कंसिस्टेंटली राइज नहीं कर रहा है ना। 15-16 से थोड़ा लोअर ही हुआ है, फिर जाके थोड़ा बढ़ा है, तो इसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये नोट करा दिया, इस चीज़ को याद रखें आप। सबसे पहला टॉपिक है न्यू इनिशिएटिव एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। फॉर्मलाइजेशन क्यों करना है आप समझ ही रहे हैं ना, इनफॉर्मल में क्रेडिट वगैरह का हमेशा इशू आता है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने लॉन्च किया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, PMFM, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आउटलेट 10,000 करोड़ है, आपसे आउटलेट ऐसे स्कीम का कभी नहीं पूछेगा। पीरियड जो है इसका 2020 से 2025 तक है। इससे क्या बेनिफिट होगा, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फ़ायदा होगा, उनको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाएगी, वो लोन लेंगे उसमें उनको सब्सिडी दे दी जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन जैसा। इस स्कीम की खासियत पूछी जा सकती है कि कौन सा इसमें मेथड अडॉप्ट किया। देखिए इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला अप्रोच अडॉप्ट किया है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को वो लोन में सब्सिडी देंगे। इसके लिए स्टेट्स क्या करेंगे, अपने 1 फूड प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। पहले से भी कुछ क्लस्टर बना होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब देख के स्टेट रिकमेंड करेंगे और फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज में जुड़ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर वाले ये प्रोग्राम में, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है ना। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, इन सब के लिए भी जो है सपोर्ट दिया जाएगा, तो ये भी बात समझनी है आपको ध्यान से। स्कीम ऑल्सो प्लेसेज फोकस ऑन वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, ये भी ध्यान देना है, रेसिड्यू का भी वहाँ पे यूज़ हो सके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी फोकस है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे भी फोकस है। जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ही, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे फोकस करेंगे, ट्राइबल एरिया पे फोकस करेंगे। आपको ये फोकस एरिया समझ में आने चाहिए। मैंने नेक्स्ट में ये लिखा हुआ भी है कि नो नीड टू रिमेंबर माइक्रो डिटेल्स, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड
प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं जिनको कि अपना अपग्रेड करना है यूनिट को, उनको भी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी 35% की रेट पे, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है मैक्सिमम सीलिंग 10 लाख के अंदर का है, राइट। सीड कैपिटल वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए, स्मॉल टूल के परचेज के लिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर कॉपरेटिव्स, ये सारे को जो है क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट दिया जाएगा 35%। ये 35% हर जगह यहाँ पे एलिजिबल जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह वाला का। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बोल रहे थे ना, कॉमन वालों को देंगे ज़्यादा ताकि फैसिलिटी मिले प्रोसेसिंग के लिए, लैब हो, वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, पैकेजिंग हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पे फंडिंग कराई जाएगी। इसमें 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने ऑलरेडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे रिकमेंड कर दिया 137 यूनिक प्रोडक्ट को 703 डिस्ट्रिक्ट में, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम ऑफ 650 डिस्ट्रिक्ट इन 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव ऑलरेडी बिन अप्रूव्ड, ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है इतना। 703 में से 650 डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी अप्रूव हो गया। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ग्रीन। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, इसमें टॉप छोड़ के आगे बाकी और भी सारे जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि आपके मतलब फ्रूट वगैरह सबको इंक्लूड कर लिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जो है ये ऑपरेशन ग्रीन चलाती थी, और ये ऑपरेशन ग्रीन भी ना एक मेजर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो मॉफपी जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला रही थी, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर है, कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है ऑपरेशन ग्रीन। और वो किसके लिए था, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो का जो है ना वैल्यू चेन पूरा डेवलप हो सके। और वो खास करके तब था जब उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ना लो होगा, व्हेन प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज लो, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लो होगा तब तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो उनका प्राइस घट के मान लीजिए, तो सपोर्ट देना पड़ेगा ना। ऐसे ये इंटरवेंशन नहीं करता है जब प्राइस राइज होता है, जब प्राइस लो हो जाती है तब इंटरवेंशन करता है, ये भी याद रखिए। शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर दिए जाते हैं इस स्कीम में, और 50% सब्सिडी दे दी जा सकती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, एंड जो भी आपका सरप्लस प्रोडक्शन हो गया उसको प्रोड्यूसिंग एरिया से कंजम्पशन एरिया में ले जाने के लिए जो भी खर्च वगैरह आ रहा है ना, उस पर वो 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी अगर आपको सही प्राइस नहीं मिल रहा। तो अब आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या किया गया है, इस स्कीम को टॉप से आगे, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो से आगे, पोटैटो कहाँ ले गया है, सारे जो नोटिफाइड गवर्नमेंट की तरफ से हॉर्टिकल्चर क्रॉप माने जाते हैं सब में 6 मंथ्स के लिए इसको इनेबल कर दिया गया है ना, ताकि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है सारे को यहाँ पे बेनिफिट हो सके। जो भी एनी रेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे से लेके जाएगा अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेचने के लिए, उनको यहाँ पे टॉप स्कीम हेल्प करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री वाली। एक होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया दे दिया। अब क्या होगा कि कोई मान लीजिए उसका यूज़ कर रहा है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा, तो इससे क्या होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सामान की अवेलेबिलिटी होगी और क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है, ऐसी कंडीशन जब गवर्नमेंट देखती है ना तो बोलती है कि आज तुमने 5 किलो किया तो हम तुम्हें इतना जो है पैसा दे रहे हैं, अगर तुम 10 किलो कर दोगे तो हम तुम्हें इतनी मदद दे देंगे। तो 10 किलो करने के लिए उसको कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा ना, तो वो पैसा वो अपने अपग्रेड में खर्च करेगा। इसी को प्रोडक्शन से लिंक किया हुआ इंसेंटिव बोलते हैं। ओवरऑल एक सेंट्रल पूल आता है, इसमें ढेर सारा पैसा, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जितना अच्छा प्रोडक्शन करेगा उसको जितना ज़्यादा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे नहीं ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन वो एक कॉस्ट पे कर रहा है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्विसेज नहीं चाहिए, नया वहाँ पे अपग्रेड करना उसको अपने मशीन, उसके लिए किया जाता है। कॉम्पिटिटिव हो कि नहीं आप, कॉम्पिटिटिवनेस और क्वालिटी देखी जाती है। तो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल नवंबर 2020 में ही दे दी थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 10 की सेक्टर के लिए, एक सेक्टर के लिए नहीं थी। उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी एक सेक्टर है, ताकि जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ओके, 10,900 करोड़ फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे आउटले दिया गया। फूड सेगमेंट आइडेंटिफाइड इंक्लूड्स रेडी टू ईट, जो होता है ना कुक, जैसे आपके लॉकडाउन में भी था रेडी टू ईट, आपकी मैगी वगैरह, इन सब पे चलेगा। मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मोज़रेला चीज़ वगैरह, इनोवेटिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग करके जो बनी है अच्छी अच्छी चीज़ें सब पे। स्कीम वुड ऑल्सो सपोर्ट द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अब्रॉड, ये खास करके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी। नेक्स्ट ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये क्या है, ये एक आपको पहले ही बोला कि एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर टॉप स्कीम है। यस, तो टॉप स्कीम इसी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर। ये भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का है ना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री यही इंप्लीमेंट कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला। इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट हैं। एक तो मेगा फूड पार्क बनाएगा, जिसमें कि हब और स्पोक मॉडल होगा कि एक जगह सेंटर होगा, उसके अराउंड जो है कलेक्शन सेंटर्स होंगे।
इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एक जगह से कोल्ड चेन जुड़ा हुआ, दूसरा जुड़ा हुआ, हर जगह यूज़ हो रहा है। वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ताकि फूड जो है प्रोसेस होकर हाई प्राइस में बिके। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वहाँ पे प्रोसेसिंग करके अच्छा मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, पहले कुछ सामान की ज़रूरत पड़ रही है वो देंगे, आगे जाके मार्केट में भेजने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे मदद करेंगे। क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, है ना, प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ आप समझ ही रहो, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो सकता है, या कई तरह के मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हो सकते हैं। और ऑपरेशन ग्रीन भी इसी में इंक्लूडेड है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। नेक्स्ट कम टू फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट भी क्या है, कंट्री ने प्रोडक्शन भी बढ़ाई है, तो फूड मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है, आपको स्टॉक को सही से मेंटेन करना पड़ता है, और आपको वीट और राइस खास करके सेंट्रल पूल जो एफसीआई के पास होता है ना, सेंट्रल पूल, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है सेंट्रल इशू प्राइस पे, और एफसीआई को जितना खर्च पड़ता है प्रोक्योरमेंट में, मशीनरी में, सब कुछ में, और सेंट्रल इशू प्राइस पे जितना वो स्टेट्स को देती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है यही सब्सिडी होती है, पिछली बार पढ़ाया था। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी वीट और राइस की खास करके बढ़नी चाहिए ताकि लोगों की फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, वीट और पैडी का आपने पहले देखा, एमएसपी बढ़ा दिया ताकि फार्मर को ज़्यादा पैसा मिले। स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे बोला गया है कि जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें, है ना, उन आर इनकरेज टू मैक्सिमाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस बाई स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी भी प्रोक्योरमेंट करती है, एफसीआई भी करती है, याद रखिए। स्ट्रेटजिक रिजर्व्स ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स बना रहे हैं एग्जिस्टिंग बफर नॉर्म्स के हिसाब, एग्जिस्टिंग बफर ऑलरेडी है उसके ऊपर स्ट्रेटजिक रिजर्व बना रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम का रिजर्व बनाते हैं ना, तो फूड ग्रेन का भी बना रहे हैं ताकि एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज़ कर सके, कल को मान लीजिए कोई आपदा आ जाए। अच्छा, कभी कभी प्राइस होता है मार्केट में किसी चीज़ों की बहुत बढ़ जाती है, लेकिन एफसीआई के पास, गोदाम के पास तो बहुत सामान है उनके पास, वीट और राइस, तो एफसीआई ऐसे कंडीशन में क्या करती है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम लाती है कि फेयर प्राइस आप छोड़ो, मार्केट में ओपनली बेचेंगे, और वो बहुत सस्ते में बेचती है। तो इससे क्या होता है कि फूड का जो इन्फ्लेशन होता है ना राइस और वीट का, वो कम हो जाता है, लोगों को सस्ते में अनाज मिल जाता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन का कुछ यहाँ पे है, वो देख लीजिए। खरीफ मार्केटिंग सीजन जो था 2019-20 का, तो उसमें इतना लाख मीट्रिक टन जो है राइस का प्रोक्योरमेंट किया गया था, और एस्टिमेटेड टारगेट कितना था 529, कितना किया गया 519 ऑलरेडी लाख मीट्रिक टन। इन द एंसुइंग 2020-21 की अगर बात करें तो 374 मिलियन टन मीट्रिक टन आप यहाँ पे राइस जो है हैज़ बिन प्रक्योर्ड, ये पहले का डेटा वगैरह है, आप ये मत देखिए। फिर नीचे जो है खरीफ में तो राइस का दिया हुआ है, और नीचे वीट का दिया हुआ रहेगा उसमें रबी के वाले सीजन में, हाँ ये रहा 389 लाख मीट्रिक टन वीट वाज प्रक्योर्ड अगेंस्ट इतना इतना करके। अब यहाँ पे बस आपको देखना क्या है, ये ग्राफ एक बार देख लीजिए ताकि मैं वहाँ से कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए इसमें कोई कंसिस्टेंसी है, मैंने लिख दिया नो कंसिस्टेंसी। अब ये देखिए, ये इन्होंने बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन ब्लू वाला वीट है और ये सैफरन वाला राइस है। तो देखिए यहाँ पे वीट कम, यहाँ पे राइस ज़्यादा, यहाँ पे वीट कम राइस ज़्यादा, वीट कम राइस ज़्यादा, वीट कम राइस ज़्यादा। यहाँ पे देख लीजिए वीट ज़्यादा पिछले साल का चल रहा है, हालांकि इवॉल्विंग है, हो सकता है कि बाद में राइस ज़्यादा हो जाए, लेकिन अकेले अकेले देखिए यहाँ पे एक बार वीट को देखिए, बढ़ा बढ़ा बराबर बढ़ा, कुछ फिक्स नहीं है। राइस का देखिए बराबर लग रहा है, बढ़ा बढ़ा घट गया, तो ऐसा कुछ तो फिक्स नहीं दिख रहा हमें, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स ग्रेन ओवर द, हाँ कोर्स ग्रेन वाला भी देख लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देखिए 2016-17 में कितना था 72, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और फिर बढ़ा। 17 से लेके 21 तक मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग ट्रेंड है, राइट। एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स कैसे होता है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज बीन डन थ्रू 2 चैनल है इसके। एक तो चैनल होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला, लेकिन मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आ गई, वहाँ भी दिया जा रहा है 5 किलो पर महीना पर पर्सन। तो 2 तरीके से 2020-21 में लोगों को अनाज दिया गया एलोकेशन, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला मैंडेटरी एक्ट वाला, दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू भी। एट प्रेजेंट NFSA इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल 36। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूछ दे कि कहाँ कहाँ पे, सारे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, और मंथली एलोकेशन फूड ग्रेन का उनको दिया जा रहा है, राइट। लेकिन प्रो पुअर अनाउंसमेंट किया गया था आत्मनिर्भर भारत वगैरह के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में गवर्नमेंट, अच्छा हाँ, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके लिए एडिशनल एलोकेशन किया फूड ग्रेन का फ्रॉम द सेंट्रल पूल, कितना दिया 5 kg, ये याद रखना है 5 kg पर पर्सन पर मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फॉर ऑल द बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनके पास अपना राशन कार्ड था, राइट, अंत्योदय अन्न योजना वगैरह वाला, इंक्लूडिंग दोज कवर्ड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months, अप्रैल से जून 2020। अकॉर्डिंगली 121 लाख मीट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन वाज एलोकेटेड
और देखिए कितना कवरेज हो रहा है, 80.96 करोड़ बेनिफिशियरीज एंटेलिंग सब्सिडी आउट हो, तो इतना चला गया, इतना लोगों के पास 80 करोड़ लोगों के पास प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना वगैरह के थ्रू अनाज मिल गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कवर हो रहे थे उसके ऊपर। फर्दर अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एलोकेशन ऑफ फ्री फूड ग्रेन व्हीट एंड राइस एट द रेट ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ फॉर 2 months मई जून 2020 टू बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़। ये माइग्रेंट लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज बताया था। हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनएफएसए, जो एनएफएसए में नहीं कवर्ड थे लेकिन कहीं और काम कर रहे थे, उनको भी तो दिक्कत थी ना राशन की, तो उनको जो है मतलब एनएफएसए में कवर्ड नहीं थे तो स्टेट राशन कार्ड जो सब्सिडी होती है, एक सेकेंड, हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनएफएसए या स्टेट राशन कार्ड जो है उनको सब्सिडी नहीं मिल रहा था जो भी है। तो माइग्रेंट लोगों के लिए आप समझ लें कि आत्मनिर्भर पैकेज में 5 kg पर पर्सन पर मंथ 2 महीने के लिए यहाँ पे दिया गया। तो ये मैंने वेरियस स्कीम में अनाज कहाँ कहाँ जा रहा है उसका ये दिया हुआ है डेटा। ब्रेकअप ऑफ एलोकेशन अंडर वेरियस स्कीम्स, परसेंट, क्वांटिटी, लाख, टन, ये सबसे वाला जो देख रहे हैं आप, ये कितना है 63%। 63% कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जा रहा है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के अंदर ही अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील भी चल रहा है। तो ये सारा 63% मोस्टली यहाँ पे जा रहा है। ये आपको जो है डेटा दिमाग में रहना चाहिए कि एनएफएसए में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन जा रहा है। तीन जो अभी स्कीम शुरू की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वहाँ पे भी अच्छा खासा गया, 34% गया अनाज। बाकी जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ब्लू वाला क्या है? आत्मनिर्भर भारत स्कीम, वो किन के लिए? माइग्रेंट लोगों के लिए। वो गया है लगभग आपका 0.85%। बाकी जो 1.14% वगैरह वो सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीन ही समझने थे। नेक्स्ट कम टू फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं? उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट डाल देते हैं ताकि इंडिया में एनीमिया का प्रॉब्लम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी है, वो कम हो सके। तो इसके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो नॉर्मल राइस है ना उसी को फोर्टिफाइड राइस करके देंगे। तो इसको अप्रूव किया गया 3 ईयर्स के लिए, 2019-20 से शुरू होकर कब तक चलेगा? 19-20-21-22 22 तक के लिए पायलट स्कीम चलाया जा रहा है। उसके लिए इतना पैसा एलोकेट किया गया, देखने की जरूरत नहीं है। इसको फंड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। नॉर्थ ईस्ट और हिली और आइलैंड में 90:10 का रेशियो, बाकी स्टेट के लिए जो स्ट्रांग है 75:25 का रेशियो याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। पायलट स्कीम चला कहाँ पे? सारे देश में क्या नहीं, पायलट स्कीम छोटे लेवल पे चलता है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस है, और ये कुछ स्टेट जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे अपने सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये काम शुरू कर दिया, विच यू डोंट नीड टू रिमेंबर। नाउ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ऑब्वियसली लोग अपने अलग अलग माइग्रेंट लोग चले गए, तो फिर उनका राशन कार्ड कहीं और से है, बाहर उनको फूड नहीं मिल रहा था, तो किसी स्टेट गवर्नमेंट से वो राशन कार्ड बना रहेगा, लेकिन वो दूसरे फेयर प्राइस शॉप पे भी दूसरे स्टेट में जाके अपना अनाज ले सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दिया जाएगा उनको। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सबसे बात करनी पड़ेगी। ऐसे तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग मिनिस्ट्री हो गई, राइट? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं है ये, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला मिनिस्ट्री। तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कर रहा है? सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से उसने बात कर लिया और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला दी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS। अब इसमें क्या है? इसकी जो है एक्सटेंडेड वैलिडिटी वगैरह है, और यहाँ पे खास करके लोगों को क्या दिया जा रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको नेशन वाइड उनके राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी दी जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के थ्रू, ठीक। राशन कार्ड होल्डर जो है कहीं के फूड ग्रेन कहीं से ले लेगा अपना फेयर प्राइस शॉप से, अपने चॉइस का कंट्री में कहीं भी एग्जिस्टिंग राशन कार्ड। तो पूछ सकते हैं कि क्या नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा? नहीं। एट प्रेजेंट द फैसिलिटी इज सिमलेसली एनेबल्ड इन 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है, और 69 करोड़ बेनिफिशियरी इसमें ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोग कवर्ड हैं, 86% लोग कवर्ड हैं इंडिया के। तो सॉरी 86% नहीं, 66 के आसपास आता है, 2/3। तो उसमें से 86% कवर हो चुका है ये 69 करोड़ में, वन नेशन वन राशन कार्ड में ये काम चल चुका है इतना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इक्विवेलेंट फूड सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कैश से जो है आपके बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है ना। एक सेकेंड, अंडर दिस सिस्टम इक्विवेलेंट फूड सब्सिडी थ्रू DBT और कैश ट्रांसफर इज प्रोवाइडेड टू पोर्टेबिलिटी बेनिफिशियरीज इन चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी इंस्टेड ऑफ सब्सिडी। अच्छा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी क्या कर रहे हैं? यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे क्या करते हैं कि DBT कर देते हैं, बाकी जगह आप अनाज ले सकते हो। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम पहले ही बता दिया था। तो बफर स्टॉक तो मेंटेन करता ही है FCI वगैरह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए, साथ ही साथ कभी कभी जरूरत पड़ती तो ओपन मार्केट सेल कर देता प्राइस कंट्रोल करने के लिए। अदर वेलफेयर स्कीम्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेल्स एक्सेस, जितना भी उसके पास स्टॉक है ना सेंट्रल पूल में, जिसको सेंट्रल इशू प्राइस पे बेचता है स्टेट्स को, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम में जो है रिलीज कर देता है ना, ताकि जो है प्राइस फ्लक्चुएट ना हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहे।
एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की, एक स्पेशल स्कीम चलाई गई थी, ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो माइग्रेंट लोगों को इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे खाना वाना दे रहे थे, है ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और को सोशल सर्विस करने वाले माइग्रेंट लेबर और वल्नरेबल ग्रुप को, तो उनको गवर्नमेंट जो है अलग से फंडिंग कर रही थी। स्पेशल डिस्पेंसन वाज इंट्रोड्यूस, ये कब आया था? 8 अप्रैल 2020 से, कोविड के लॉकडाउन के दौरान। इसमें क्या कहते हैं, फूड ग्रेन देने ऐसे चैरिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह को, जो कि रिलीफ वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं माइग्रेंट लेबर और वल्नरेबल ग्रुप के लिए लॉकडाउन में। उनके में जो है 21 रुपये पर किलोग्राम वीट और 22 पर किलोग्राम उनको जो है राइस दिया जा रहा था, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और अपर लिमिट नहीं था एलोकेशन का, जितना अच्छा काम करें वो एफसीआई डेपो से उतना उठा सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ कंडीशन लगी हुई होंगी, तो उसमें भी एक मेंशन कर दिया। स्कीम का एक नाम भी है, स्कीम डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। नेम कम्स की फूड सब्सिडी की बात अगर बात करें, देखिए फूड सब्सिडी क्या होती है। देखिए एफसीआई ने अपना अनाज प्रोक्योरमेंट किया, उसको खर्च लगा, उसके बाद सेंट्रल इशू प्राइस पे स्टेट्स को दे दिया, फेयर प्राइस शॉप पे जाने के लिए। उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो एफसीआई को घाटा हो रहा है, गवर्नमेंट भरती है, वही फूड सब्सिडी है। द डिफरेंस बिटवीन द पर क्विंटल इकोनॉमिक कॉस्ट एंड पर क्विंटल सेंट्रल इशू प्राइस, ये यूपीसी ने पूछा था पिछले साल 2019 में। द डिफरेंस बिटवीन द पर क्विंटल इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द पर क्विंटल सेंट्रल इशू, डायरेक्टली नहीं पूछा था, पूछा था कि क्या एफसीआई के कॉस्ट में यही इन्वॉल्व होता है? भैया प्रोक्योरमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में जितना सब इन्वॉल्व होता है, सब एफसीआई का खर्चा। गिव्स द क्वांटम, द डिफरेंस बिटवीन द पर क्विंटल इकोनॉमिक कॉस्ट एंड पर क्विंटल सेंट्रल इशू प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस पे एफसीआई बेचता है। दिस गिव्स द क्वांटम ऑफ पर क्विंटल फूड सब्सिडी। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वल्नरेबल सेक्शन, गवर्नमेंट क्या करता है, कंटिन्यू करता है सब्सिडाइज प्रोग्राम को नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर। सेंट्रल इशू प्राइस अगर वीट एंड राइस का देखिएगा एनएफएसए बेनिफिशियरी को, तो इसको ना आज तक ये जितना 2013 में एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 200 पर क्विंटल इन केस ऑफ वीट था, 300 पर क्विंटल इन केस ऑफ राइस था। सेंट्रल इशू प्राइस वो आज तक मेंटेन्ड है। सब्सिडी बढ़ती जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रल इशू प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ता जा रहा है एफसीआई का, गोडाउन मेंटेन करने का खर्च बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो नहीं बढ़ा रही। फर्दर एनएफएसए प्रोवाइड्स ए वाइडर कवरेज देन अर्सवेल, पहले जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उससे ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोगों की कवरेज है। इससे क्या हो रहा है कि फूड सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन इसका भी जो है ट्रेंड कुछ खास कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ये बना दिया आपके लिए, देख रहे हैं, फूड सब्सिडी है ना, बेस्ड ऑन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम समथिंग। ये यहाँ तक देखेंगे तो ऐसे फूड सब्सिडी आपकी बढ़ रही है। ये जो ब्लैक वाला है ना, फूड सब्सिडी ऐसे बढ़ रही थी लगातार 2016 तक, फिर थोड़ी सी घट गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर बढ़ी, इधर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। ठीक, तो ये ट्रेंड को एकदम यूनिफॉर्मली बढ़ना घटना ये यहाँ भी नहीं है, तो आपको याद करने की जरूरत है। स्टोरेज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कहाँ कहाँ स्टोर होता है, बस इतना जाने की एक और बॉडी है एफसीआई के अलावा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। पिछले लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ। स्टेट का भी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होता है, ये सारे लोग जो हैं करते हैं। बाकी पब्लिक प्राइवेट मॉडल में भी ढेर सारे स्टेट ने जो है 24 स्टेट ने ऐसे बनाए हैं गोडाउन, जहाँ पे प्राइवेट लोग भी जो है स्टोर कर रहे हैं अनाज को गवर्नमेंट के साथ मिलकर मदद करके। देन कम्स इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में 2 साल पहले आ चुका था। मैंने क्या बोला, रिमेंबर ब्लेंडिंग परसेंटेज, ये आपको याद रखना, पूछा था यूपीएससी ने। वो हाइड्रोजन सीएनजी पूछा था, आपसे इथेनॉल पूछ सकता है। और सब्सटेंस कौन सा, देखिए, गवर्नमेंट हैज सेट 10% ब्लेंडिंग टारगेट फॉर मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2022 एंड 20% ब्लेंडिंग टारगेट, याद रखना है। 2030 तक ब्लेंडिंग कितनी कर देनी है इथेनॉल की, 20% आपके पेट्रोल में, और डीजल में बायोडीजल होता है। पेट्रोल में बात कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना कर रहा है, 20% करना है। और 2000 कब तक, 2030 तक, और 2022 तक कितना, 10%। एनकरेजिंग शुगर मिल्स एंड मोलासेस, शुगर का क्या क्रॉपिंग होते हैं तो हमारे से मोलासेस निकलते हैं शुगर बनाने के दौरान। उससे क्या हो सकता है कि उससे बहुत सारा जो है इथेनॉल निकल सकता है, तो उनको असिस्टेंस देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि आपकी उनकी जो डिस्टिलेशन कैपेसिटी बढ़े, इथेनॉल निकालें वो लोग। शराब नहीं बनानी, पेट्रोल में मिलाना है। द इथेनॉल सप्लाई अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी कितना है, विच वॉज ओनली 38 करोड़ लीटर इन 2013, वो इंक्रीज होकर देखिए 189 करोड़ बनने लगा है अब हमारा इथेनॉल सप्लाई है 2018-19 तक, तो बढ़ा है ना। 2019-20 तक कितना चला गया, 173 करोड़ लीटर चला गया। इन द 2020-21 अबाउट 325 करोड़ लीटर लाइक इथेनॉल इज टारगेटेड। बताइए, इतना लेके आने वाले हैं, और 8.5% बोल रहे हैं कि 2021-22 में अचीव कर लेंगे। पहले तो खैर कितना था, 10% था यहाँ पे टारगेट। ठीक है, 10% ब्लेंडिंग जो है हमें अचीव करनी है, उसके लिए 400 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मान लीजिए उसके पास सरप्लस स्टॉक का राइस है, सड़ गल रहा है, तो बोल रहे हैं कि जब आप बेच ही नहीं रहे उससे इथेनॉल ही बना दो। मेज़ है उनके पास, मान लीजिए कि मेज़ का क्रॉपिंग हो रहा है, मेज़ सड़ गया,
तो गन उसका तो निकल गया। मेज़ क्या होता है, मेज़ ये होता है ई, अरे यार भुट्टा है ना, भुट्टा का निकल गया छिलका विलका, तो उससे भी इथेनॉल बना सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इन किन चीज़ों का आप इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हो। तो जो चीज़ें सड़ी गली और जो चीज़ों का यूज़ नहीं होगा ना, वो बोलना है। अच्छा, रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म रेमेडी नॉट ए मेलेडी में यहाँ पे डिस्कशन किया 3 फार्म लॉज का, जिस पे कि प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रेसिडेंट ने इनको एसेंट दी थी सितंबर 27, 2020, है ना। पहला कौन सा लॉ है याद रखिए, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। और तीसरा क्या किया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना, उसमें अमेंडमेंट कर दिया है ताकि कुछ क्रॉप को वहाँ से बाहर निकाल के स्टोरेज करने की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन करने की फैसिलिटी मिले। कुछ जो है इसके मेजर प्रोविजन दिए, नीचे डिस्कशन किया। सबसे पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट। क्या करेगा ये, क्या करेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा फार्मर और ट्रेडर का, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस वो अपना सेल और परचेज कर सकेंगे। क्योंकि पहले मजबूरी थी कि एपीएमसी में ही जाना है, वहीं पे बेचना, और एपीएमसी में कई तरह के लाइसेंस फीस, धूप में खड़ा रहना, जल्दी में बेच देना, बीच में जो बिचौलिया बैठा हुआ, एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो थी, दूर दूर तक ट्रेवल करना, तो इसकी काफ़ी शिकायत हो रही थी। तो ये फार्म लॉज लाया गया कि अब किसान जो है फार्म गेट पे ही चीज़ें बेच सकें, और वो भी अपने हिसाब से पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई हम इतने में बेचेंगे जब हमारा क्रॉप होगा, और जो है बायर को खरीदना पड़ेगा। द रिफॉर्म ग्रांट्स फ्रीडम टू फार्मर्स एंड बायर्स टू ट्रांजैक्ट इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज इवन आउटसाइड एपीएमसी। स्टेट नोटिफाई करती है, उसके बाहर भी मंडीज के वो आप बेच सकते हो। कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल से, इससे क्या होगा, एफिशिएंट प्रमोट बैरियर फ्री ट्रेड, इंटर स्टेट इंट्रास्टेट दोनों ट्रेड होंगे। देन कम्स द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ऑब्वियसली इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाया जाएगा, जिसमें कि फार्मर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और एग्री बिजनेस फर्म से जब वो बात करेगा ना, या प्रोसेसर से, या होलसेलर से, या एक्सपोर्टर से, या लार्ज रिटेलर से, तो पहले ही जो है एग्री कर लेगा एक रेम्यूनरेटिव प्राइस पे, और जितना अग्रीमेंट हो गया उतने पे जो है फैक्ट्री वाले को खरीदना पड़ेगा। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या कर रहे हैं, सीरियल, पल्सेज, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ओनियन, पोटैटोज, इन सारे को एसेंशियल कमोडिटी से निकाल रहे हैं। उससे क्या होगा, उनका इन्फिनाइट स्टोरेज हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है किसी लार्ज अमाउंट में, ताकि उनकी इंडस्ट्री डेवलप हो, है ना। होता क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में इन सारी चीज़ों पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई जाती है कि कोई जमा करके जो है उसको महंगे में बाद में मार्केट को जो है पूरा इन्फ्लुएंस ना कर दे, बट उसके कारण डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट बताएं फार्म रिफॉर्म वगैरह के, आप खुद देख लीजिएगा। किसानों को सेस वगैरह देना पड़ता है, टैक्सेस देना पड़ता है, एपीएमसी कट करता है फार्मर से वो सारी चीज़ें, ये सब कमी दूरी हो जाएगी, तारीफ़ें की हुई हैं, राइट। इसको बात करें तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है। हाँ, द फार्मर्स विल हैव फुल पावर इन द कॉन्ट्रैक्ट टू फिक्स ए सेल प्राइस ऑफ देयर चॉइस, फुल पावर रहेगा। दे विल रिसीव पेमेंट विद इन ए मैक्सिमम 3 days, ये भी वहाँ पे है कि 3 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। एज पार्ट ऑफ दिस 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग फॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। और ये एक अलग से स्कीम है, ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, एक कंपनी टाइप का होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। पिछले वाले में किया हुआ भी देख सकते हैं आप। दिस एफपीओज विल ब्रिंग टुगेदर स्मॉल फार्मर्स एंड वर्क टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्म। यहाँ पे याद रखिएगा कि मान लीजिए कि किसी किसान ने यहाँ पे नहीं दे पाया बिजनेसमैन को उपज, तो क्या उसकी लैंड ले ली जाएगी? नहीं, ये याद रखिए, यूपीएससी सब पूछ सकता है। फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोटेक्शन, सेल, लीज, मॉर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड इज टोटली प्रोहिबिटेड। लैंड नहीं छीनी जा सकती। लैंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी। फार्मर अगर वहाँ पे दगा भी दे दी जाए, ना उनको अनाज दे पाए, कमी हो जाए, फिर भी जो है फिर भी फार्मर वहाँ पे जो है अपना लैंड उससे कभी नहीं छीना जाएगा, ये प्रॉमिस किया हुआ है ना। तो खैर इतना हो गया। एसेंशियल कमोडिटीज़ 2020, उसमें जो है सीरियल, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ओनियन, पोटैटो को जो है लिस्ट से हटा दिया गया है। तो फ्रीडम होगा प्रोड्यूस, होल्ड करने का, मूव करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, सप्लाई करने का। इकॉनमीज ऑफ स्केल हार्नेस होगा। फॉरेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो है स्वर्ग हो जाएगा। इट विल हेल्प टू मॉडर्नाइज इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन वगैरह। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड, अब यहाँ पे एक डेटा है इसलिए नोट डाउन किया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हमारे कंट्री में कितने, 85% है टोटल फार्मर में, कहते हैं कि उनको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही की हैं, कुछ कमिटीज़ बनी थी, उनका हवाला दे रहे हैं कि इन्होंने बोला था कि देखो एपीएमसी ख़त्म कर देना चाहिए। तो कुछ नाम खाली याद रखिए। एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चेयरमैन। तो पूछे कोई कि श्री शंकर लाल गुरु कमेटी किसी से रिलेटेड है, तो आप याद रखें एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे रिलेटेड है। दूसरा क्या है, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कमेटी पूछ सकते हैं, हालांकि इनके बहुत सारी कमेटीज़ होंगी। तो उन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पे कमेटी बनाई थी, उसके अंदर भी एपीएमसी पे डिस्कशन हुआ था।
श्री RCA जैन कमेटी, इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स ऑन मार्केटिंग रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की भी बात की। मॉडल एक्ट आया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स चेयरमैन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मर्स, फार्मिंग, ये जो फर्स्ट रिपोर्ट आई नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स चेयरमैन MS स्वामीनाथन द्वारा 2004 में आई। फिर से 2005 में फिर से उनकी सेकेंड रिपोर्ट आई, सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मिंग, सेकेंड रिपोर्ट आई नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स पे, स्वामीनाथन की ही आई। फिर से 2005 में देखिए कि सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मिंग 2006 इनमें जो है 2006 में ये फाइनली आया, ये जो है थर्ड रिपोर्ट आई। उसके बाद देखिए कि उनकी जो है यहाँ पे फोर्थ रिपोर्ट आई, उसके बाद उनकी यहाँ पे फिफ्थ रिपोर्ट आई। तो सारे उन्हीं की रिपोर्ट हैं, ठीक है, और बजट वगैरह वाला नहीं देखना है। और ये 3 लॉज को मैंने फिर से यहाँ पे आपके लिए अंडरलाइन कर दिया। अगर आप लॉज याद रखें तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा। वे फॉरवर्ड कुछ नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे चैप्टर एट ग्लांस लास्ट में वही सारे पॉइंट जो मैंने पढ़ाए दिए हुए हैं, ये आपको सारे याद रहने चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। डेटा पूरा ना याद रहे, ट्रेंड अगर है तो याद रखें। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मिलेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं, या तो क्रॉपिंग पैटर्न करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम करेंगे। थैंक यू सो मच।